नमस्कार साथियों, अतुल्यम अकेडमी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स तथ्यों पर चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न भी इसमें हमने साथ में ऐड किए हैं। आइए हम शुरू करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद को सीमांकित व सुव्यवस्थित फुटपाथों पर चलने के लिए मौलिक अधिकार से जोड़ा है? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो अभी उच्चतम न्यायालय से डिसीजन हुआ था। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद को सीमांकित और सुव्यवस्थित फुटपाथ अर्थात सड़क के दोनों ओर जो फुटपाथ है उन फुटपाथों पर चलने को भी मौलिक अधिकार से जोड़ा है। फुटपाथ पर चलना व्यक्ति का क्या है? मौलिक अधिकार है। ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21(a). इन 4 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद को इसमें सम्मिलित किया गया है और इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 19(1)(d). अनुच्छेद 19(1)(d) ये सही आंसर है। इसका डिटेल में हम चर्चा करते हैं कि कब 19 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने सीमांकित व सुव्यवस्थित फुटपाथों पर चलने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार की श्रेणी में सम्मिलित किया है। मौलिक अधिकार की श्रेणी में सम्मिलित किया है। फैसले से क्या हुआ? पैदल यात्रियों के अधिकारों को अनुच्छेद 19(1)(d) ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 19(1)(d) से जोड़ा गया जो पूरे भारत में आवाजाही की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। न्यायालय ने सुरक्षित पैदल यात्री आवाजाही को अनुच्छेद 21 से भी जोड़ा जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। लेकिन मूल रूप से जब उनका जो जजमेंट था उस जजमेंट में फुटपाथ पर चलने को आवाजाही को अनुच्छेद 19(1)(d) के तहत सम्मिलित किया और किसके आधार पर? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी इसमें न्यायालय के आदेश में हवाला था। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने, न्यायमूर्ति ये ध्यान रखना है कौन? न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने न्यायमूर्ति AS के साथ निर्णय लिखा था। यह फैसला 5 साल के बच्चे की मौत से जुड़े एक मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले में आया था। न्यायालय ने माना कि मोटर चालित वाहनों की आवाजाही निर्दिष्ट फुटपाथों पर पैदल चलने वालों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। मोटर चालित वाहनों की आवाजाही निर्दिष्ट फुटपाथों पर चलने वाले व्यक्तियों के अधिकार का हनन नहीं कर सकती। शहरी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत फुटपाथ उपलब्ध कराने व रखरखाव के लिए कर्तव्य विभाग के रूप में इसमें उच्चतम न्यायालय ने इन एजेंसियों को जिम्मेदार ठहराया है। अर्थात फुटपाथ का रखरखाव कौन करेगा? शहरी विकास प्राधिकरण करते हैं, नगर निगम, नगर पालिका और जहाँ ग्राम पंचायत है वहाँ पंचायत, वो इसकी ड्यूटी है कि वो फुटपाथ की व्यवस्थित रूप से सार संभाल और देखभाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और भारत के विधि आयोग से पैदल यात्रियों के अधिकारों व प्रवर्तन तंत्र के लिए एक वैधानिक ढांचे पर विचार करने का निर्देश भी इसमें दिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले सात्विक शेयर बाजार सूचकांक का नाम क्या है? भारत के पहले सात्विक शेयर बाजार सूचकांक का नाम क्या है? BSE सात्विक 100, दूसरा ऑप्शन है BSE सात्विक 200, तीसरा ऑप्शन है BSE सात्विक 300, चौथा ऑप्शन है BSE सात्विक 400। तो यहाँ जो BSE सात्विक 100, 200, 300 और 400 है उसमें पहला सात्विक शेयर बाजार जो है उसका आंसर है सात्विक 100, BSE सात्विक 100 ये सही आंसर है। BSE इंडेक्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, किसकी सहायक कंपनी है? BSE लिमिटेड की। BSE इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड क्या है? सहायक कंपनी है जिसको हाल ही में सात्विक 100 इंडेक्स लॉन्च किया है। BSE सात्विक 100 जो है परिभाषित सात्विक सिद्धांतों पर आधारित भारत का पहला शेयर बाजार सूचकांक है। शेयर बाजार सूचकांक है। यह सूचकांक व्यापक BSE 500 सूचकांक से चुनी गई 100 कंपनियों को ट्रैक करता है। ये क्या काम करता है? व्यापक BSE 500 सूचकांक में से चुनी गई 100 कंपनियों को ये ट्रैक करता है। BSE सात्विक 100 का आधार मूल्य 1000 है। आधार मूल्य क्या है इसका? 1000। और इसकी पहली मूल्य तिथि क्या रखी गई है? 20 जून 2005। पहली तिथि क्या रखी गई है? 20 जून 2005। यहाँ क्या हर जो प्रश्न है ये कथन कारण में अगर हम जाएंगे
तो ये सारे के सारे कथन कारण में ले सकते हैं। जैसे BSE सात्विक 100 का आधार मूल्य क्या है, 1000 है। अगर यहाँ 1000 की जगह हमने कर दिया कि आधार मूल्य 1500 है, तो वो क्या हो गया, कथन गलत हो गया। पहली मूल्य तिथि 20 जून 2005 की जगह हमने कर दिया 20 जून 2025, तो वह क्या हो गया, कथन गलत हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट, इस से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, कथन कारण में बन सकते थे, मैच करने में बन सकते थे, उन सबको यहाँ फैक्ट्स के रूप में जोड़ा गया है। तो BSE सूचकांक, व्यापक BSE 500 सूचकांक 100 कंपनियों को ट्रैक करता है। कितनी कंपनियों को ट्रैक करता है, 100 कंपनियों को। इसका आधार मूल्य क्या है, 1000। पहली मूल्य तिथि क्या है, 20 जून 2005। अब इस सूचकांक का हर साल 2 बार, ये भी ध्यान रखना है, हर साल 2 बार, एक तो जून माह में और दिसंबर में, जून और दिसंबर में क्या किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है। जून और दिसंबर में पुनर्गठन किया जाता है। इंडेक्स एक्सचेंज, ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन उत्पादों के लिए ये एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, बेंचमार्क के रूप में काम करता है। 29 मई 2026 तक HDFC बैंक का सूचकांक में सबसे अधिक भार था। सूचकांक में सबसे अधिक भार था। सात्विक इंडेक्स में सबसे अधिक भार किसका था, 29 मई 2026 तक HDFC बैंक का था। और उसके बाद ICICI बैंक का नंबर था, सेकंड नंबर ICICI बैंक का था। और तीसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, तीसरा किसका था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का था। BSE सात्विक 100 को मूल्य आधारित और दर्शन संचालित, मूल्य आधारित अर्थात बिजनेस में भी वैल्यू को जो महत्व कंपनियां देती है, मौलिकता को महत्व देती है, उनके बिजनेस में कितने उनके जो वर्क हैं वो कितने कस्टमर ओरिएंटेड और उनके हितों की रक्षा करने वाले हैं, उस आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। मूल्य आधारित और दर्शन संचालित निवेश दृष्टिकोण अपनाने वाले निवेशकों के लिए यह डिजाइन किया गया है। मूल्य आधारित और दर्शन संचालित निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही के सरकारी आकलन के अनुसार भारत किस तारीख को नक्सलवाद से प्रभावी रूप से मुक्त हो गया, नक्सलवाद से प्रभावी रूप से मुक्त हो गया। किस तारीख को नक्सलवाद से प्रभावी रूप से मुक्त हो गया, कौन सी तारीख है, 26 जनवरी 2026, 2 अक्टूबर 2025, 14 नवंबर 2026 या 31 मार्च 2026। तो यहाँ जो सही आंसर है कि भारत, एक सरकारी आकलन के अनुसार भारत 31 मार्च 2026, कौन सी तारीख है, 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद से प्रभावी रूप से मुक्त हो गया। भारत ने 31 मार्च 2026 को वामपंथी उग्रवाद के खतरे के अपने पहले पैमाने को समाप्त कर दिया। अर्थात भारत सरकार ने माना कि जो वामपंथी उग्रवाद का जो खतरा है वो 31 मार्च 2026 से समाप्त प्राय है। नक्सलवादी विद्रोह जो नक्सली आंदोलन की शुरुआत माना जाता था 1967 में, कहां से प्रारंभ हुआ था, 1967 में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले से प्रारंभ हुआ था। नक्सलवादी विद्रोह जो नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत का केंद्र माना जाता है 1967 में पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग से शुरू हुआ था। ये जो वामपंथी उग्रवाद है इसका तात्पर्य क्या है, माओवादी विचारधारा व क्रांतिकारी राजनीति से प्रेरित सशस्त्र विद्रोह है। यहाँ ध्यान रखना है, माओवादी विचारधारा तथा क्रांतिकारी राजनीति से कौन सा है, सशस्त्र विद्रोह है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का गठन कब हुआ था, 2004 में चरमपंथी समूह के विलय से हुआ था और ये भारत में प्रमुख माओवादी संगठन बन गया था। रेड कॉरिडोर शब्द मध्य व पूर्वी भारत में फैले नक्सल प्रभावित जिलों के संदर्भ में रेड कॉरिडोर शब्द का प्रयोग हम करते हैं। रेड कॉरिडोर शब्द का प्रयोग मध्य व पूर्वी भारत में फैले नक्सलवाद प्रभावित जिलों के लिए किया जाता है। 2010 में नक्सली हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई थी। वह वर्ष जब नक्सली हिंसा अपने चरम पर थी वो कौन सा था, 2010, जिसमें 1936 घटनाएं दर्ज की गई थी और 720 नागरिकों की मौत हुई थी। 2009 में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था। 2009 में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती क्या बताया था। भारत की नक्सल विरोधी रणनीति में सुरक्षा अभियान, विकास पहल, पुनर्वास उपाय व प्रौद्योगिकी आधारित खुफिया प्रणाली शामिल है। अर्थात हमने जो नक्सल विरोधी रणनीति अपनाई
और उन नक्सल विद्रोह में सम्मिलित व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। उनमें उन्हें सुरक्षा का भान करवाया गया, सुरक्षा अभियान चलाए गए, विकास पहल व उन क्षेत्रों में सरकार ने विकास के कार्य किए, उन व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई और प्रौद्योगिकी आधारित खुफिया प्रणाली के माध्यम से ऐसी घटनाओं की जानकारी समयबद्ध तरीके से सरकार को प्राप्त हो सके, ऐसे उपाय किए। इन सभी उपायों के मद्देनजर ही भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 को वह तिथि घोषित करी कि भी नक्सलवाद क्या है, वामपंथी उग्रवाद अपने खतरे से बाहर हो गया, नक्सलवाद से एक तरह से मुक्ति की तिथि के रूप में हम 31 मार्च 2036 की तारीख भारत सरकार ने निर्धारित की। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर के सबसे बड़े जैविक मसाला प्रसंस्करण। पूर्वोत्तर राज्यों का सबसे बड़ा जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की गई? किस राज्य में की गई? तो वो जो राज्य है उस राज्य का नाम क्या है? मेघालय, मणिपुर, असम और मिजोरम। मेघालय, मणिपुर, असम और मिजोरम। मेघालय में इसकी स्थापना की गई। किसमें की गई? मेघालय में इसकी स्थापना की गई। मेघालय में इसकी स्थापना की गई। निर्मला सीतारमण जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 19 जून 2026 को मेघालय के री भोई जिले, कौन सा जिला है? मेघालय का री भोई जिले के भोइरिंगबोम में, ये ध्यान रखना है, भोइरिंगबोम में पूर्वोत्तर के सबसे बड़े जैविक मसाला संयंत्र का उद्घाटन किया। यह सुविधा ईस्टर्न री भोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, ये ध्यान रखना है कौन सी है? ईस्टर्न री भोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी द्वारा स्थापित की गई। इसकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता कितनी है? 10,346 मीट्रिक टन जैविक मसालों की है। 10,346 मीट्रिक टन किस प्रकार के मसाले हैं? जैविक मसाले हैं। इस परियोजना से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5,500 जैविक किसानों को सीधे लाभ होगा। 5,500 जैविक किसानों को सीधा इसमें लाभ प्राप्त होगा। किस अधिनियम के तहत ये कंपनी पंजीकृत है? किसान उत्पादक कंपनियां FPC, किसान उत्पादक कंपनियां FPC कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ये जो कंपनी है ये पंजीकृत उत्पादक संगठन है। कौन सा? ईस्टर्न री भोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। ईस्टर्न री भोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किससे संबंधित है? ये किसान उत्पादक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत है। किस किस की खेती करती है? मेघालय किसके लिए जाना जाता है? हल्दी, अदरक, काली मिर्च, तेज पत्ता जैसे मसालों की क्या है? जैविक खेती। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? जैविक खेती। हल्दी की, अदरक की, काली मिर्च की और तेज पत्ता की जैविक खेती के लिए जाना जाता है। अपनी मेघालय यात्रा के दौरान वित्त मंत्री ने उत्तर पूर्वी राज्यों में बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का लाभ उठाने हेतु एक सम्मेलन में भी भाग लिया था। उन्होंने मेघालय में 1200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की क्या रखी? आधारशिला रखी। 1200 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला इसमें रखी गई थी। नेक्स्ट, ये एक जनरल हमारा अतुल्यम एकेडमी का करंट अफेयर्स का कोर्स है, जो साथी हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर्स मैगजीन लेना चाहते हैं प्रति माह, वो ले सकते हैं। हमारा करंट अफेयर्स वॉल्यूम निरंतर अध्ययन करना चाहते हैं तो एक साल का जो हमारा प्राइस है वो 1199 रुपये रखा है हमने। 6 माह का अगर प्राइस है वो 599 रुपये रखा है, और यदि वो प्रति माह पेमेंट करना चाहे तो वह इंस्टॉलमेंट में भी 99 रुपये प्रति माह पे करके भी हमारे इस करंट अफेयर्स कोर्स के साथ जुड़ सकता है, जिसमें कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रतिदिन मिलेंगे। साथ ही साथ एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। साथ ही साथ आपको इसमें PDF के रूप में करंट अफेयर्स के नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो हमें राष्ट्रीय समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अर्थव्यवस्था, राजनीति, खेल, इस तरह के जो सारी करंट अफेयर्स इंफॉर्मेशंस हैं जो कि एक दिन पूर्व की न्यूज़पेपर्स में आई हुई महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उनको संकलित करके जो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर की या राज्य स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में आने लायक है, उनका हमने प्रश्न और उनका डिटेल में एनालिसिस कि हमें उसके बारे में सारी सूचनाएं एक ही जगह प्राप्त हो जाए। जैसे हम देखते हैं कि प्रश्न सिंपल फॉर्मेट में बनाया गया है,
कि जैविक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में, पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा कहाँ है, तो हमने कहा मेघालय में। लेकिन क्या यहाँ से काम नहीं होगा, तो हमने आगे उसकी डिटेल में किन किन बातों का अध्ययन किया। इसका उद्घाटन कब हुआ, 19 जून 2026 को उद्घाटन हुआ। किस स्थान पर हुआ, री भोई जिले में। कौन सा स्थान था, भोईरिम्बोंग था। कौन सी कंपनी इसे प्रोसेस करेगी, तो ईस्टर्न री भोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो इसके प्रोसेस करेगी। इसकी वार्षिक क्षमता कितनी है, 10,346 मीट्रिक टन जैविक मसाले हैं। कौन से क्षेत्र में कितने किसान, अर्थात उत्तर पूर्वी क्षेत्र की परियोजना है तो वहां के कितने किसान, 5500 जैविक किसानों को क्या होगा इसमें सीधा लाभ होने की उम्मीद है। किस कंपनी किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो किसान उत्पाद कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कंपनी रजिस्टर्ड है। हल्दी, अदरक, काली मिर्च और तेज पत्ता की जैविक खेती के लिए ये मुख्य कार्य होगा। किसने, हमारे निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय ने एक सम्मेलन में भाग लिया था, उस दौरान इसका उद्घाटन किया था। और मेघालय को कितनी 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी उसी दिन रखी गई थी। नेक्स्ट है, लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व, लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व जीवाश्म हाल ही में उड़ीसा के किस जिले में खोजे गए थे, उड़ीसा के किस जिले में खोजे गए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है मयूरभंज। सही आंसर क्या है, मयूरभंज। केंद्रपाड़ा, बालासोर और क्योंझर ये सही आंसर नहीं है। कौन सा सही आंसर है, मयूरभंज। मयूरभंज इसका सही आंसर है। क्या ध्यान रखना है, 15 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म, 15 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म किस जिले में खोजे गए थे, मयूरभंज। राज्य कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा के मयूरभंज में बारीपदा जीवाश्म तल में, कौन सा, बारीपदा जीवाश्म तल में 15 मिलियन वर्ष पुराने कौन से जीवाश्म मिले हैं, समुद्री जीवाश्म मिले हैं, समुद्री जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म किस युग के हैं, मायोसिन युग के हैं, मायोसिन युग के हैं, जो कितने 23 मिलियन से लेकर 5.3 मिलियन वर्ष पूर्व चला था। अर्थात मायोसिन युग के ये जीवाश्म है। मायोसिन युग का जो समय काल है वो क्या है, 23 मिलियन से लेकर 5.3 मिलियन वर्ष का समय है। इस खोज में क्या क्या मिला, शार्क के दांत मिले, शार्क के दांत मिले, शार्क कशेरुक मिली, मछली की हड्डियां मिली, मोलास्क के गोले मिले, सूक्ष्म समुद्री जीवाश्म इसमें मिले हैं। समुद्री जीवाश्मों की उपस्थिति से क्या संकेत मिलता है, वर्तमान उड़ीसा का कुछ हिस्सा कभी उथले समुद्र से ढका हुआ होगा। समुद्री जीवाश्म से हमें ये पता चलता है कि जो क्षेत्र है, जो मयूरभंज जिले में ये मिला है, यह है किसमें, प्राचीन समय में उथले समुद्र से ढका हुआ होगा। बारीपदा जीवाश्म तल जो है, ये वहां का जो क्षेत्र है उसका नाम है बारीपदा जीवाश्म तल। ये उत्तरी उड़ीसा में, उत्तरी उड़ीसा में बुधबलंगा नदी है उसके किनारे स्थित है। बुधबलंगा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ देखिए सारे फैक्ट्स एक ही जगह इकट्ठे हमने करने का प्रयास किया है। ये कथन कारण में सारे प्रश्न में बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, या 4 स्टेटमेंट देने के बाद कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 2 व 3 सही है, 1 व 4 सही है, तो वहां भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन काम आ सकती है। बारीपदा जीवाश्म तल उत्तरी उड़ीसा के बुधबलंगा नदी के किनारे स्थित है। जीवाश्म स्थल से प्राप्त मछली के जीवाश्म में से लगभग आधे किसके हैं, शार्क के। अर्थात सबसे ज्यादा अवशेष हमें किसके मिले हैं, शार्क के अवशेष मिले हैं। स्थानीय निवासी जो है वहां के, वो पारंपरिक रूप से जीवाश्म अवशेषों को क्या कहते हैं, असुरहड्डा। सामान्य रूप से वहां के स्थानीय निवासी इन जीवाश्म अवशेषों को किस नाम से पुकारते हैं, असुरहड्डा अर्थात राक्षस की हड्डियां, असुरहड्डा अर्थात राक्षस की हड्डियां। ये जो बारीपदा जीवाश्म क्षेत्र है, ये वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा व भू पर्यटन, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा व भू पर्यटन के लिए संभावित भू विरासत स्थल भी माना जाता है, संभावित भू विरासत स्थल भी माना जाता है। अगला, कौन सा जानवर हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात जीवित भूमि जानवर जोनाथन के माध्यम से पहचाना गया। ये ध्यान रखना है, जोनाथन, ठीक है, क्या है, जोनाथन। कौन सा जानवर हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात जीवित भूमि जानवर जोनाथन के माध्यम से पहचाना गया। जून 2026 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकन में नाम दिया गया इसको,
नाम दिया गया, किसमें, जून 26 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकन में। ऑप्शन है कछुआ, हाथी, मगरमच्छ और छिपकली। तो इसका सही आंसर है कछुआ। इसका सही आंसर क्या है, कछुआ। कछुआ जो है वो पहचाना गया था। नेक्स्ट, जोनाथन जो है वो क्या है, सेशेल्स का विशाल कछुआ है। जोनाथन क्या है, सेशेल्स का विशाल कछुआ है। दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात जीवित भूमि जानवरों के रूप में ये पहचाना गया है। दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात जीवित भूमि जानवर के रूप में इसको पहचाना गया है। अनुमान है कि जोनाथन 2026 में कितने वर्ष का हो गया, 194 वर्ष का हो गया। और उसका अनुमानित जन्म वर्ष क्या है, 1832। अनुमानित जन्म वर्ष क्या है, 1832। ये प्रजाति वंश एल्डा ब्राचेलिस गिंगोटिया होलोलिसा और ऑर्डर टेस्टुडाइन से संबंधित है। तो ये जो जोनाथन प्रजाति है ये किससे संबंधित है, एल्डा ब्राचेलिस गिंगेटिया होलोलिसा व ऑर्डर टेस्टुडाइन से रिलेटेड है। जोनाथन सेंट हेलेना के गवर्नर के आधिकारिक निवास प्लांटेशन हाउस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये भी ध्यान, जोनाथन कहाँ रहते हैं, सेंट हेलेना के गवर्नर के आधिकारिक निवास प्लांटेशन हाउस में रहते हैं। सेंट हेलेना दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। सेंट हेलेना क्या है, एक दक्षिणी अटलांटिक महासागर का ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। 17 जून 2026 को जोनाथन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकन नामित किया गया। ये सबसे, जोनाथन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आइकन नामित किया गया था। 1882 में जोनाथन सेंट हेलेना पहुंचे थे और 31 गवर्नरों के कार्यकाल में रहे थे। 31 गवर्नरों के कार्यकाल में रहे थे। कहाँ, उनके गवर्नर हाउस, ब्रिटिश जो प्लांटेशन हाउस है वहां। मोतियाबिंद के कारण अपनी आंखों की रोशनी और सूंघने की क्षमता खोने के बावजूद जोनाथन सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है। ये भी एक महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। मोतियाबिंद के कारण इनकी आंखों की रोशनी और सूंघने की क्षमता समाप्त हो गई, लेकिन इनके सुनने की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 2026 से 2035 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी ITLOS के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, हरीश साल्वी, विमल एन पटेल, दलवीर भंडारी और नीरू चड्डा। तो यहाँ क्या सही आंसर, विमल एन पटेल इन्हें अभी नियुक्त किया गया है। 19 जून 2026 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। कब किया गया, 19 जून 2026 को। चुनाव संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में UNCLOS के राज्यों की पार्टियों की 36वीं बैठक में हुआ था। ये क्या है, एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है। क्या है, स्वतंत्र न्यायिक निकाय है जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया है। ये कब अपनाया गया था, 1982 में अपनाया गया था। और कब लागू हुआ था, 1994 में इसे लागू किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, जर्मनी के हैम्बर्ग में। मुख्यालय कहाँ है इसका, जर्मनी के हैम्बर्ग में। ये क्या करता है, समुद्र के कानून की व्याख्या करता है और अनुप्रयोग से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। समुद्र के कानून की व्याख्या करना और अनुप्रयोग से संबंधित विवादों का निपटारा करना। इसमें कितने न्यायाधीश होते हैं, 21 न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक को क्रमबद्ध आधार पर 9 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। 9 साल के लिए, अर्थात इनका कार्यकाल कितना होता है, 9 साल। कुल न्यायाधीश कितने हैं, 21 न्यायाधीश होते हैं। विमल एन पटेल जो कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग के सदस्य भी हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून आयोग के सदस्य हैं और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के क्या रहे, कुलपति भी रहे। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण में न्यायाधीश नियुक्त 19 जून 2026 को किया गया। कौन सा देश अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 की मेजबानी कर रहा है, अभ्यास खान क्वेस्ट 2026 की मेजबानी कर रहा है। कौन सा देश है, इनमें
कजाकिस्तान नहीं है, मंगोलिया नहीं है, किर्गिस्तान नहीं है। इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। सही आंसर क्या है इसका? उज्बेकिस्तान। खान फेस्ट 2026 कब से कब तक होगा? 20 जून 2026 से 3 जुलाई 2026 के बीच में यह आयोजित किया जाएगा। 20 जून से 3 जुलाई के बीच में कहाँ आयोजित किया जाएगा? मंगोलिया के उलान बटोर में के पास में 5 हिल ट्रेनिंग एरिया। खान फेस्ट क्या है? एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका उद्देश्य क्या है? शांति स्थापना और शांति समर्थन कार्यों को करना। इस अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय सेना दल में कितने कार्मिक हैं? 40। इसमें भारतीय सेना भी सम्मिलित होगी जिसमें कितने सदस्य हैं? 40। कौन से सैनिक जाएंगे? जाट रेजिमेंट के सैनिक इसमें भाग लेंगे। खान क्वेस्ट में जाट रेजिमेंट के सैनिक भाग लेंगे। इसका सशस्त्र बलों के बीच क्या होना है? अंतर संचालनीयता, समन्वय और परिचालन प्रभावशीलता को क्या करना है? बढ़ाना है। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालनीयता, समन्वय और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण गतिविधियों में क्या काम होंगे? चेक पॉइंट संचालन करना, घेरा व खोज मिशन, काउंटर आईईडी अभ्यास और हताहत निकासी प्रक्रिया इसमें सम्मिलित की गई है। यह अभ्यास किसके तहत किया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत आयोजित शांति समर्थन कार्यों के लिए तत्परता सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसने? ये ध्यान रखना है मेन। कौन सा? अध्याय 7 संयुक्त राष्ट्र चार्टर, उसके तहत ये खान फेस्ट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। खान फेस्ट 2003 जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलिया के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था? 2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका व मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था और 2006 में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास बन गया था। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि आज हम किस बात कर रहे हैं? 2026 के खान फेस्ट की बात कर रहे हैं। तो कब प्रारंभ हुआ था? 2003 में। किन किन के मध्य प्रारंभ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलिया के बीच में द्विपक्षीय था। 2006 में ये क्या हो गया? बहुराष्ट्रीय हो गया। 2006 का जो खान फेस्ट अभ्यास जो है 23वीं पुनरावृत्ति का प्रतीक है। ये क्या है? 23वीं पुनरावृत्ति का प्रतीक है और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग को दर्शाता है। ये बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग को दर्शाता है। नेक्स्ट, विश्व सिकल सेल दिवस 2026। विश्व सिकल सेल दिवस 2026 का विषय क्या है? स्ट्रेंथनिंग केयर एक्सेस, हेल्थ इक्विटी, रिड्यूसिंग डिजीज बर्डन, कम्युनिटी एक्शंस, क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज, इंप्रूविंग पेशेंट आउटकम्स, इंक्लूसिव सपोर्ट। तो इनमें से सही आंसर है क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। ये इसका सही आंसर है विश्व सिकल सेल दिवस 2026। डिटेल में देखते हैं सिकल सेल क्या है। जागरूकता बढ़ाने के लिए सिकल सेल रोग SCD प्रतिवर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। और विश्व सिकल सेल दिवस 2026 का विषय क्या था? क्लोजिंग द सर्वाइवल गैप, इक्विटी इन सिकल सेल डिजीज। विश्व सिकल सेल दिवस की स्थापना 2008 में। ये प्रारंभ कब हुआ था? 2008 में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया था। ये रोग क्या है? एक वंशानुगत रोग विकार है। क्या है? सिकल सेल एक वंशानुगत रोग विकार है जो HBB बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये वंशानुगत रोग है, जेनेटिक रोग है जो HBB बीटा ग्लोबिन में उत्परिवर्तन से होता है। MCD एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न का अनुसरण करता है और तब विकसित होता है जब एक बच्चे को माता पिता दोनों से दोषपूर्ण जीन विरासत में मिलते हैं। अगर एक बच्चे को माता पिता से विरासत में दोषपूर्ण जीन प्राप्त हो जाते हैं तो यह इनहेरिटेंस पैटर्न में आगे बढ़ता है। MCD में उत्पादित असामान्य हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन S HbS के रूप में जाना जाता है। अर्थात जब ये रोग हो जाता है तो इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन असामान्य रूप से उत्पादित होता है और उस असामान्य रूप से उत्पादित हीमोग्लोबिन को
हम किस नाम से जाने जाते हैं? हीमोग्लोबिन एस के नाम से जाने जाते हैं। और इसके कारण लाल रक्त कणिकाएं जो होती है हमारी, लाल रक्त कणिकाएं, उनका हाशिए आकार हो जाता है। कौन सा आकार हो जाता है? हाशिए के आकार की वो लाल रक्त कणिकाएं हो जाती है। भारत ने 2047 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में एससीडी को खत्म करने के लक्ष्य के साथ साथ 2023 में कौन सा मिशन शुरू किया? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया था 2023 में। और कब उसका टारगेट क्या है? हमें हर हालत में 2047 तक एससीडी को समाप्त करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां और इस संस्था में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बना है? कौन सा? हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां और इस संस्था में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश बना है? कौन सा बना है? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बना है? उज्बेकिस्तान। कौन सा देश बना है? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान 5 जून 2026 को आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल हो गया और कौन सा सदस्य बन गया? 10वां सदस्य बन गया। अर्थात एनडीबी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई न्यू डेवलपमेंट बैंक में? 10। ये मध्य एशिया का पहला देश है। एनडीबी जो है वो मध्य एशिया का कौन सा देश है? पहला देश है। इसकी स्थापना किन्होंने करी? ब्रिक्स देशों ने। इनकी स्थापना किन देशों ने करी थी? ब्रिक्स देशों ने करी थी। और इसका परिचालन इनका परिचालन कब से प्रारंभ हुआ था? 2015 से। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा की गई, परिचालन 2015 से प्रारंभ हुआ। इसका पहला विचार, एनडीबी का पहला विचार कब आया था? 2012 में नई दिल्ली में जब ये आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, अर्थात नई दिल्ली में जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 2012 में नई दिल्ली में, तब एनडीबी का विचार आया था। और एनडीबी की स्थापना के समझौते पर 15 जुलाई 2014 को ब्राजील के पोर्टोलेजा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर हुए थे। तो हमें यहाँ सारी बात ध्यान रखनी है। 10वां सदस्य बना उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया का पहला देश है, ब्रिक्स देशों के द्वारा इसकी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई, परिचालन 2015 में शुरू किया गया। पहली बार विचार 2012 में नई दिल्ली के शिखर सम्मेलन में आया था। 15 जुलाई 14 को पोर्टोलेजा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ये जो विचार आया था वो हस्ताक्षर होकर अपनी अगली कदम की ओर आगे बढ़ा। इसका जो मुख्यालय है वो संघाई चीन में रखा गया। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? संघाई चीन में। और इसकी जो एनडीबी ने 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी मूल्य के साथ, कितना? 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर संचयी मूल्य के साथ 139 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो अभी एनडीबी के द्वारा कितनी विकास परियोजनाएं चलाई जा रही है? 139। कितना संचय मूल्य? 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों के लिए क्या है? खुली हुई है। कोई भी देश जो है संयुक्त राष्ट्र का जो सदस्य है वो यहाँ भी सदस्य बन सकता है। आज के जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो उसकी हमने आपसे चर्चा करी। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन हम इसी आधार पर कंटेंट प्लस इसका डिटेल जो एनालिसिस है वो साथ में लेकर आपके साथ हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।